बिना चेकिंग। ये देखो DSSB का पेपर है, कोई चेकिंग नहीं यहाँ पर, कोई चेकिंग नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी 1 जून 2024 की वीडियो सरिता वीआर के एग्ज़ाम सेंटर की, जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ था DSSB JJ पोस्ट कोड 802/24 का। हालांकि आज हमारा फोकस ये समझने पर होगा कि DSSB डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट को क्यों प्रोवाइड नहीं करता, ये क्यों कहते हैं कि पॉलिसी नहीं है बोर्ड की डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट को कैंडिडेट को प्रोवाइड करने की। इसी पर ही हमारा फोकस होगा दोस्तों। ये DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने अपने काउंटर एफिडेविट में मेंशन करा है कि कोई सुपर सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने ये डिसाइड करा था कि डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट को वो नहीं देंगे, और ये अलाइंड है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। इतना बढ़िया रिप्लाई है DSSB का कि वो अपनी इस रिप्लाई में इस मीटिंग का जिक्र तो करते हैं लेकिन इसको एनक्लोज नहीं करते हैं। इवन ये भी नहीं बताते कि सुप्रीम कोर्ट का ये कौन सा ऑर्डर है जिससे ये अलाइंड करता है। इसलिए मुझे RTI लगानी पड़ी और इस बारे में कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा जाए, अदरवाइज़ मेरी सर्टिफाइड कॉपी मुझे प्रोवाइड करी जाए। और फाइनली ये डॉक्यूमेंट अपने हाथ लग गया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। बाकी मेरी डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट वगैरह का तो अभी रिप्लाई देंगे ये, आज ही मुझे ये रिप्लाई रिसीव हुआ था। तो दोस्तों ये वो डॉक्यूमेंट है 2019 का। टेक्स्ट इतना साफ़ नहीं है तो इस टेक्स्ट को हम साफ़ करते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि DSSB क्या सोचती है यहाँ पर, क्योंकि वो तो उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि हमारे बोर्ड की इफ़िशेंसी वगैरह रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं फलाना ढिमकाना। मुझे तो बस वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखना था जिसका ये वास्ता देके आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट से वंचित कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फाइल नंबर है, ये 14 मार्च 2019 का है और ये ऑर्डर हो जाता है UPSC वर्सेस अंगेश कुमार का, जिसका इन्होंने वास्ता दिया। तो विदा करते हैं इस डॉक्यूमेंट को, इसे कचरे के डब्बे में डालते हैं और समझते हैं कि ये कितना लॉजिकल और न्याय संगत है। यहाँ पर इन्होंने वास्ता दिया UPSC वर्सेस अंगेश कुमार के जजमेंट का। इसके पेज 2 पैरा 3 में साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स ने क्या मांगा था। इन्होंने मांगा था डिटेल्स ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, स्केलिंग मेथडोलॉजी, मॉडल आंसर्स एंड कंप्लीट रिजल्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। ये सब इन्होंने सॉर्ट करा था। लेकिन आप सब तो सिर्फ अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट मांग रहे हो, ये तो ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। पैरा 10 पर कोर्ट ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि सिचुएशन ऑफ एग्जाम्स ऑफ अदर एकेडमिक बॉडीज लाइक DSSB या कोई भी हो गई, SSC हो गई, में स्टैंड ऑन डिफरेंट फुटिंग। आपको मैं बता दूं कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट जैसे कि मैंने दिया था JCA सुप्रीम कोर्ट का, तो 2022 का जो था उसकी मैंने डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट क्वाइट रिसेंटली अभी मंगाई 2025 में। तो सुप्रीम कोर्ट खुद डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट प्रोवाइड कर रहा है, उनका रिक्रूटमेंट सेक्शन रजिस्ट्री जो है उनकी, और DSSB अपनी ही, मतलब इनका अलग ही हिसाब किताब चल रहा है। तो ये ऑर्डर जो था UPSC के लिए था, ये ज़रूरी नहीं था कि ये DSSB पर भी लागू हो। ये लाइन हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। एंड इसी तरीके से पैरा 6 में CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय एक दूसरा जजमेंट है 2011 का, जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व करा था इस लाइन को आदित्य बंदोपाध्याय की। तो दोस्तों आप ये पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे सार पर आता हूँ, इसकी समरी पर, जहाँ पर बताया गया कि ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। सिस्टम को ठीक से चलाना, रिसोर्सेज बचाना और सेंसिटिव जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखना, ये संतुलन का सिद्धांत आदित्य बंदोपाध्याय की ही देन है, जिसे अंगेश कुमार ने पूरी तरह अपहोल्ड करा और माना भी, इसको डिनाई नहीं करा। और ये CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय का जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का ही है और ये लीगल प्रेसिडेंट की तरह ही काम करता है। आज भी ये 2011 का जजमेंट है। यदि आपने ये जजमेंट नहीं पढ़ा, पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब दोनों केसेस को लीगली कंपेयर करते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो सिद्धांत एक ही है, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा जाना चाहिए, क्योंकि ये इनको इंटरप्रेट करना ही अलग फैक्ट्स और अलग नतीजों पर बेस्ड है। तो आदित्य बंदोपाध्याय का तराजू पहले देखते हैं। एक तरफ एक स्टूडेंट का अपनी ही आंसर शीट लेने का अधिकार है, जो कि
सुप्रीम कोर्ट खुद अपहोल्ड कर रहा है। अभी रिसेंटली जैसे कि मैंने बताया था ना कि 2022 का मेरा जेसीए का जो एग्ज़ाम था, डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट मैंने मंगाई थी अब 2025 में जो मुझे अब मिली, लेकिन DSSB जो है वो अपनी अलग ही धुन में चल रहा है। दूसरी तरफ यहीं पर ही CBSE पर बोझ आता है, उनके ऊपर बोझ आ जाता है, A के बाद B आता है। तो नतीजा यही आता है कि कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट्स का अधिकार ज़्यादा भारी है। तो स्टूडेंट्स का अधिकार ज़्यादा भारी है किससे? CBSE से। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पर आंसर शीट को देना ज़रूरी है क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। अब हम अंगेश कुमार को देखते हैं। अंगेश कुमार में एक तरफ एक कैंडिडेट अपने रो मार्क्स और स्केलिंग फॉर्मूला इनको जानने के लिए कहता है कि ये मेरा अधिकार है। दूसरी तरफ UPSC कहता है कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और आगे के लिए काम करने की क्षमता, इन सब पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से फ्लडगेट का काम करेगा। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मांगेंगे ये सारी चीज़ें। हालांकि ये एनोलॉजी या फिर ये जो इनकी तरफ से पक्ष रखा गया मुझे कमज़ोर लगता है। क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करा, ये मैं अभी भी मतलब सोच रहा हूँ कि इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि आप आगे कभी भी मॉडल आंसर शीट वगैरह नहीं मांग पाएंगे। हालांकि ये भी डिपेंड करता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर, और एक ये चीज़ होती है कि प्रेजेंटली केस के क्या यहाँ पर ये उसके इंटरेस्ट को सर्व करता है नहीं करता। जैसे कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट JJA पोस्ट कोड 802/24 में जिस तरीके से मिसकंडक्ट हुआ, उसके बाद तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इसलिए ये अप्लाई नहीं होता अंगेश कुमार का, क्योंकि अंगेश कुमार एजिटेटेड स्टूडेंट था जो सेलेक्ट नहीं हुआ था, बट JJ में मिसकंडक्ट देखने को मिला था। जैसे कि आपने शुरुआत में वो वीडियो देखी थी, और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते आ रहे हो तो आपने वो देखा भी होगा। नतीजा यहाँ पर क्या आया था? कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर सिस्टम की इंटीग्रिटी को बचाना है। ये इन्होंने अपहोल्ड कर दिया। कुल मिला के किसके आर्ग्यूमेंट को? UPSC के। यहाँ पर कुल मिला के UPSC का आर्ग्यूमेंट ज़्यादा भारी था स्टूडेंट्स से। रो मार्क्स डिस्क्लोज करने से लाखों मुकदमे हो सकते हैं, जिससे सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। फैसले की सबसे महत्वपूर्ण लाइन को बिल्कुल मत भूलना जो मैंने बताई थी, जिसमें बताया था सिचुएशन ऑफ एग्जाम्स ऑफ अदर एकेडमिक बॉडीज लाइक DSSB SSC वगैरह में स्टैंड ऑन डिफरेंट फुट नोटिंग। तो दोस्तों कंक्लूजन पर आते हैं। कुल मिला के अगर आप रो मार्क्स या स्केलिंग फार्मूला जैसी चीज़ें मांगेंगे तो अंगेश कुमार का जो फैसला है वो प्राइमा फेसी या फिर कह सकते हैं पहली बारी सीधा वही अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं। जैसे कि DSSB JJ के केस में आपको समझ में आना चाहिए कि मिसकंडक्ट हुआ था, और उसके बाद जिस तरीके से एग्ज़ाम में ये चीज़ समझ में आई थी कि जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर मार्क करना भूल गए थे क्वेश्चंस को एज आंसर्ड, उनके भी यहाँ पर इवेल्युएट करे गए, जबकि नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे रूल्स एंड प्रोसीजर्स, अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ खुद ही DSSB यहाँ पर अधेयर नहीं करा। एंड 300 वर्ड्स की लिमिट का जो यहाँ पर एक इशू था, जो स्टूडेंट्स 400 वर्ड्स का लिखा है, 450 का, उन्हें ज़्यादा मार्क्स अलॉट करे गए। तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है यहाँ पे DSSB JJ के केस में, अगर मैं सिर्फ मॉडल आंसर शीट वगैरह की बात करूँ। एंड अगर आप बात करते अपनी आंसर शीट यानी कि डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट की, तो यहाँ पर अप्लाई होता CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय। आदित्य लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो कानून की गलत व्याख्या यहाँ पर करी DSSB ने अपने कुल मिला के अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। एक और इशू पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ। SSC फेज़ 13 2025 में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल वगैरह, मेरा तो एग्ज़ाम 30 को है यहाँ पर देहरादून में, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये एग्ज़ाम अगर वहाँ जाके इतनी दूर कैंसिल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। एंड सोचने वाली बात है कि मैंने दिल्ली, रुड़की, जयपुर जो पास के थे उन्हें यहाँ पे प्रेफरेंस भरवाते क्यों अगर इन्हें इतनी दूर भेजना है। ये मेरे ट्वीट्स हैं, यानी कि एक्स पर जो पोस्ट थी, ये भी आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट दिमाग से नहीं जा रही। और इसके अलावा मैंने पहले भी ये बताया था, यहाँ पे समस्या नहीं है। SSC में मैंने
एक ग्रीवेंस रजिस्टर करी थी करप्शन और धांधली को लेकर, जिसमें यहाँ पर इन्होंने यही बात बोली थी कि भाई कुल मिला के मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो, मैंने सारी बातें बोली थी कि इन डेप्थ बैकग्राउंड चेक होना चाहिए जो भी एजेंसी वगैरह इन सब चीज़ों की, फलाना फलाना। लेकिन हुआ क्या, और मैंने यहाँ पर ये भी कहा था कि ये एजेंसी की ही जिम्मेदारी है कि अगर क्वेश्चंस वो गलत देते हैं तो उसको वो करेक्ट करें, और उसकी फ़ी वगैरह नहीं लेनी चाहिए क्वेश्चंस करेक्ट वगैरह करने की। ये आपको पता होना चाहिए 2024 में जिस तरीके से मेजर फ्रॉड्स वगैरह हुए थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर, जिसमें दिल्ली पुलिस में FIR लॉन्च हुई थी SSC के ही कहने पर, ड्यू टू एलिज्ड इरेगुलरिटीज़ इन कंबाइंड हायर सेकेंडरी, जो कि आपका CHSL वाला एग्ज़ाम हो जाता है SSC का। इसके अलावा एक और ट्वीट मैंने यहाँ पर करा था जिसमें मैंने बताया था कि राहुल गांधी जैसे नेता भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सपोर्ट करने वाले टीचर्स को सच बोलने पर 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, देखो ये एडिक्विटी की तरफ से, एडिक्विटी नाम है ना उस एजेंसी का जो SSC के, हालांकि यहाँ पर ये साफ नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, पर आपको समझ आ गया होगा। ये आप देख सकते हो, मैंने अपने चैनल पर भी डाला था, मतलब जो हमारा ग्रुप है उस पर, तो लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। जय हिंद।